मेरा नाम सैयद जाफ़र हुसैन। मैं अहलबैत हाई स्कूल में हिंदी अध्यापक हूँ। आज हम 9वीं कक्षा का चौथा पाठ तुम कब जाओगे अतिथि, इसके बारे में मालूमात कर लेंगे। पहले इसके लेखक है शरद जोशी। इनका परिचय। शरद जोशी का जन्म सन 1931 में मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में हुआ। इनका जन्म 1931 में मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में हुआ था। इनका बचपन कई शहरों में बीता। इनका जो बचपना है कई शहरों में उन्होंने जाके आते गए। कुछ समय तक ये सरकारी नौकरी में रहे। कुछ दिनों तक इन्होंने सरकारी नौकरी कर रहे थे। फिर इन्होंने लेखन को ही आजीविका के रूप में अपना लिया। उसके बाद इन्होंने जो कहानियाँ हैं दो, जो भी हैं दो, लेखन, उसे अपनी ज़िंदगी का एक रूप बना लिया, यानी एक कमाई बना लिया। इन्होंने आरंभ में कुछ कहानियाँ लिखी, फिर पूरी तरह व्यंग लेखन ही करने लगे। इन्होंने शुरुआत में थोड़े कहानियाँ लिख रहे थे, उसके बाद पूरी तरीके से इन्होंने एक व्यंग यानी हंसी मस्करापन के लेखन करने गए, कहानियाँ लिखते गए। व्यंग लेख, व्यंग उपन्यास, व्यंग साहित्य को प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रमुख व्यंग्यकार में शरद जोशी भी एक है। क्या है? व्यंग लेख यानी व्यंग कहानियाँ हम दो, लेखन हम दो, और व्यंग उपन्यास और व्यंग साहित्य, इसकी प्रतिष्ठा यानी इसकी इज्जत दिलाने वाले प्रमुख व्यंग्यकारों में यानी मजाकी कवियों में शरद जोशी एक भी हिस्सेदार हैं। शरद जोशी के प्रमुख व्यंग कृतियाँ हैं परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार इलियाँ, तिलस्म, राह किनारे बैठे, दूसरी सतह, प्रतिदिन। इनके व्यंग कृतियाँ देखिए, परिक्रमा है, किसी बहाने, जीप पर सवार इलियाँ, तिलस्म, राह किनारे बैठे, दूसरी सतह और प्रतिदिन। इसके अलावा दो व्यंग नाटक भी है इनके, वो है अंधों का हाथी और एक था गधा। ये इनके व्यंग नाटक हैं। शरद जोशी की भाषा अत्यंत सरल और सहज है। इनकी जो लैंग्वेज है, जो लेखन है, एकदम सरल। इसके अलावा मुहावरे और हास्य परिहास का हल्का सा स्पर्श देकर इन्होंने अपनी रचनाओं को अधिक रोचक बनाया है। इसके अलावा इन्होंने अपने कहानियों में हो दो, अपने लेखन में हो दो, अपने उपन्यास में हो दो, नाटक में हो, मुहावरों का इस्तेमाल करते हुए, कहावतों का इस्तेमाल करते हुए, हास्य परिहास यानी हंसी के कुछ शब्द जोड़ते हुए, एक हल्का सा स्पर्श देके इन्होंने अपनी रचनाओं को अधिक रोचक बनाने की कोशिश की है और बनाया है। धर्म, आध्यात्म, राजनीति, सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत आचरण, कुछ भी शरद जोशी के पौनी नज़र से बच नहीं सका है। धर्म के बारे में हम दो, या राजनीति के बारे में हम दो, या समाज यानी सोसाइटी के बारे में हम दो, या व्यक्तिगत आचरण, अपनी चाल चलन के बारे में हम दो, कुछ भी रहने दो, कौन सी भी चीज़ इनके नज़र से बच के नहीं गई। इन्होंने अपनी व्यंग रचनाओं में समाज में पाई जाने वाली सभी विसंगतियों का बेबाक चित्रण किया है। इन्होंने अपनी व्यंग रचनाओं से, शरद जोशी अपने व्यंग रचनाओं से, अपने हंसी मस्करी रचनाओं से समाज में जो पाई जाने वाली जो विसंगतियाँ यानी बुरे दोस्तों, बुरे साथियों के साथ जैसे बेबक हो जाती हैं, कैसे बिखर जाते हैं, कैसी बुरे आदतें पड़ जाती हैं, उसका यहाँ पे चित्रण किया गया है। पाठक इस चित्रण को पढ़कर चकित भी होता है और बहुत कुछ सोचने को भी विवश
भी होता है। पढ़ने वाला ये लेसन सुन के या हंस लेता और उसके बाद उन्हें सोचने लग जाता कि ये चीज़ सही है या गलत है। ये था इनका परिचय। अब अपन पाठ में जाएंगे। असल पाठ क्या बता रहा हूँ, ये पाठ की भूमिका क्या है। ये जो प्रस्तुत पाठ है, तुम कब जाओगे अतिथि में, शरद जोशी ने ऐसी व्यक्तियों की खबर ली है जो अपने किसी परिचित या रिश्तेदार के घर बिना कोई पूर्व सूचना दिए चले आते हैं। यहाँ पे यह लेसन में एक ऐसे व्यक्तियों की कहानी है, खबर है, जो उसमें किसी परिचित या रिश्तेदार या कोई दोस्त या रिश्तेदार के घर बिना कोई उसके घर बिना कोई सूचना दिए चले जाते हैं और फिर जाने का नाम ही नहीं लेते, और उसके घर को जाने के बाद वहाँ से फिर अपने घर को आने का नाम नहीं लेते। भले ही उनका टिके रहना मेज़बान पर कितना ही भारी क्यों ना हो, उन्हें वहाँ पे रुक जाना, जो मेहमान को बुलाया या नहीं तो बिना बुलाए चले गया जो मेज़बान है, उसके ऊपर कितना भारी असर पड़ता ये भी नहीं सोचता, लेकिन वहाँ पे रह जाता। अच्छे अतिथि कौन होते हैं, अच्छा मेहमान कौन होता, वो जो पहले से अपने आने की सूचना देकर आए और एक दो दिन मेहमान करा के विदा हो जाए, ये है अच्छा अतिथि। कौन है बोले तो जो पहले से उन्हें आने की सूचना यानी इंटीमेशन दे दे के उन्हें आना और एक दो दिन रहना, उसके बाद उन्हें चले जाना, ये एक अच्छे मेहमान के लक्षण है, जिसके आगमन के बाद मेज़बान वह सब सोचने के विशेष हो जाए। अब वो रिश्तेदार जो भी है या नहीं तो मेहमान जो भी है, आने के बाद उसको क्या करना है, किस तरीके से उसको मेहमानबाजी करना है, ये सब उन्हें सोच ले सकता। लेकिन अचानक आ गया तो उसको उन्हें कुछ नहीं कर सकता, और इन्हें जाने का नाम भी नहीं लिया तो और उन्हें परेशान हो सकता। जो इस पाठ में मेज़बान निरंतर सोचते रहे। जो अब ये पाठ अतिथि तुम कब जाओगे, ये पाठ में जो मेज़बान है, मेहमान आ गया उन्हें कब जाता बोल कर सोच में लग जा रहा, ये पाठ का एक भूमिका है। अब अपन पाठ में, आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घूम रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। आज मेहमान आके पूरे 4 दिन हुए, चतुर्थ दिवस 4 दिन हुए, फिर भी इसके मन में प्रश्न बार बार उड़ते हुए आ रहे हैं कि तुम कब जाओगे अतिथि। तुम जहाँ बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, तुम जहाँ पे भी बैठे बिना सोचे सिगरेट पीते हुए उसका धुआं छोड़ते हुए आप बैठे हुए हैं। उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है, आपकी आंखों के सामने एक कैलेंडर रखे हुआ है, देख रहे हो ना, वो कैलेंडर को तो देख रहे ना आप, इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रत से फड़फड़ाती रहती है। जो इसके तारीखें हैं, अपनी जो सीमा है, अपना जो लिमिट है, उससे भी हटके फड़फड़ा रही। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखा के तारीखें बदल रहा हूँ। गुजरे हुए 2 दिनों से ये कैलेंडर का पेज फाड़ते हुए 2 दिनों से ये बदलते हुए आपको दिखा रहा हूँ। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है तो ये चौथा दिन है। आपको मालूम है क्या, आपको हिसाब करने आता है क्या? अगर से इस तरीके से देखा गया तो आज ये चौथा दिन है, तुम्हारे सतत अतिथि का चौथा भारी दिन है। आपका जो अतिथि मेहमानबाजी है, मेहमान है, वो चौथा दिन है, पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। लेकिन तुम जाने का कुछ संभावना तो नहीं है, कोई आप जाने का सोच रहे भी नहीं।
लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे। जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उन लोग लंबी यात्रा करके चांद के ऊपर जाने के बाद भी उन लोग इतने दिन 4 दिन वहाँ पे नहीं रुके जितने समय तक एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हों। आप तो थोड़े 100 से किलोमीटर या 50 किलोमीटर जो भी है उतनी ही दूर से आप यहाँ पे आए, लेकिन इतना थक गए आप। तुम अपने भारी चरण कमलों के छाप मेरी ज़मीन पर अंकित कर चुके हैं। आपके जो कदम है वो छोटे छोटे कदम मेरे घर में अंकित कर दिए। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया। आप मुझसे एक दोस्ती या रिश्तेदारी बना लिए आप। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बेजानी चट्टानें देख ली। तुम तो मेरे साथ रह के मेरी जो आर्थिक परिस्थिति है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो तो देख लिए। तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके हैं। मेरा कहते हैं जितना जमा हुआ था वो पूरा आप ख़त्म कर चुके हैं। अब तुम लौट जाओ वो अतिथि, वो मेहमान, अब तुम चले जाओ। तुम्हारे जाने के लिए ये उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। आप जाने के लिए ये एक अच्छा टाइम है, जाइए। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती? क्या तुम्हारी जो गांव है या शहर है, जो भी है, आपका मदरलैंड आपको नहीं बुला रहा क्या? उस दिन जब तुम आए थे, मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। जिस दिन तुम घर में आए थे उस दिन मेरा दिल क्योंकि घबरा रहा था, मार ले रहा था, धड़क उठा था। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। अंदर ही अंदर मेरा जो दिल है वो कांप रहा था। उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था और मेरी पत्नी ने तुम्हें सदर नमस्ते किया था। फिर भी उतना कलेजा मार लेने के बाद, दिल मार लेने के बाद भी मैं एक दोस्ती की मुस्कुराहट से आपसे गले मिला था और मेरी पत्नी आपको रिश्तेदार समझ के नमस्ते भी करी थी। तुम्हारे सम्मान में वो अतिथि, हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च माध्यम के वर्ग के डिनर में बदल दिया था। तुम्हारे सम्मान में, तुम्हारी इज्जत में, तुम्हारी मेहमानबाजी में हमने रात का जो खाना डिनर है उसे एकदम उच्च माध्यम में, एकदम बड़े तरीके से डिनर में बदल दिया था। तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियां और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। आपको मालूम होना था पहले दिन हम आपके लिए 2 सालने पकाए थे और दही का रायता भी रखे थे, उसके अलावा एक मीठा भी बनाए थे। इस सारे उत्सव और लगन के मूल में एक आशा थी। ये सारे खुशियाँ और ये सारा जो लगन है उसमें हमारे को खुशियाँ थे कि कोई ना कोई एक दोस्त आया बोल के। आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमानबाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। हमको उम्मीद थी कि दूसरे दिन किसी रेल से आप एक मेहमान को हम लोग जो विदा करते उस तरीके से आपको विदा करके दिल से आपको छोड़ देंगे बोल के सोचे थे। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे, हम तुम्हारे को रुकने के लिए बोलेंगे, मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। हम आपको रुकने के लिए बोलेंगे, ज़बरदस्ती करेंगे और कह के नहीं नहीं मेरा काम है बोल के आप चले जाएंगे। ये एक अच्छे मेहमान जिस तरीके से चले जाते उस तरीके से चले जाते बोल के हम सोचे थे, पर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे, लेकिन दूसरे दिन भी आप मेहमान बन के खुशी से घर में बैठे हुए थे। हमने अपनी पीड़ा पी ली और प्रसन्न बने रहे। हम लोग अपनी जो दर्द है, अपनी पीड़ा है उसे पी लिए, हमारे दिल को जो चोट है उसे सह लिए, लेकिन फिर आपसे खुशी से थे। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे और वेलकम के लिए जो किस तरीके से मेहमान को मेहमानबाजी करते उस तरीके से आपको लेके गए थे, वहाँ से नीचे उतर हमने फिर दोपहर का भोजन
को लंच की गरिमा प्रदान करी और रात्रि को तुम्हें सिनेमा भी दिखाया। और उसके बाद हम लोग ये पूरा सहन करके दोपहर में आपको भी लंच का इंतज़ाम कर दिए और रात में आपको पिक्चर भी दिखाए। हमारे सत्कार का ये आखिरी छोर है। ये जो हम इज़्ज़त दे रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं, मेहमानबाजी कर रहे हैं, वो आखिरी तरीक़ा है जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। जो आपके लिए इतना मेहमानबाजी करें और दूसरों के लिए हम कभी भी ये काम नहीं करें। उसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वे भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था। फिर भी आप फौरन यहाँ से चले जाने का, विदाई का टाइम तो आ जाना था। जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। जिस तरीके से आप विदा होना था उस तरीके से आप विदा होते और हम लोग आपको स्टेशन तक छोड़ने के लिए आते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ, और 2 दिन तो ऐसा गुजर गए। तीसरे दिन सुबह तुम फिर मुझसे कहे कि मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। ये आघात अप्रत्याशित था, ये क्या बहुत और दुखी था, और इसकी चोट मार्मिक थी और इसकी गहरी चोट भी थी। तुम्हारे समीप की बेला एकाएक यूँ रबर की तरह खींची जाएगी। जो आपकी सोच एकदम रबर के जैसे खींची जा रही, इसका मुझे अनुमान ना था। मुझे तो ये भरोसा नहीं था आप इस तरीके से करते बोल के। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वो मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। पहली बार मुझे मालूम हुआ कि अतिथि दैवो भवा बोलते, लेकिन यहाँ पे अतिथि भगवान के बराबर नहीं है। जो ये अतिथि है भगवान के बराबर नहीं है, वो इंसान के रूप में एक राक्षस भी हो सकता। मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। यानी कभी भी मेहमान को क्या बोलते हैं, भगवान के बराबर मानते हैं। लेकिन यहाँ पे जो अब ये पाठ में जो मेहमान है वो एक राक्षस के बराबर है। किसी लैंड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे, किसी एक लैंड्री पे लेके जाके दे देंगे, जल्दी धुल जाते। मैंने कहा मन ही मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। दिल में एक विश्वास, एक भरोसा हो रहा था कि इन्हें जल्दी जाना है। कहाँ है लैंड्री, चलो चलते हैं, मैंने कहा और अपनी सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा। और उसने मेहमान ने पूछा कि कहाँ है लैंड्री, तो ये मेज़बान बता रहे हैं चलो मेरे साथ बोल के बुला लेके, और बनियान और औपचारिक कुर्ता पहन लेके वहाँ से गया। कहाँ जा रहे हो, पत्नी ने पूछा। पत्नी पूछ रही आप कहाँ जा रहे हैं, इसके कपड़े लैंड्री पर देना है। मैंने कहा जो मेहमान आए हुए हैं उनके कपड़े लैंड्री पर देना है। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी बड़ी हो गई है। मेरी पत्नी की आंखें एकदम मोटे मोटे हो गए। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देखे मैंने अपने अकेलापन की यात्रा समाप्त कर दी थी। कितने की साल पहले इनकी ऐसे रोते हुए दुखी हुए आंखें देख के मैं अकेलापन की यात्रा यानी उसको अलग ले लेके आ गया था। पर अब जब वे ही आंखें बड़ी होती है तो मन छोटा होने लगता है। अब देखिए ये आंखें फिर दुखी होके बड़े बड़े होते जा रही तो मन छोटा होते जा रहा। वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिन ठहरेगा, और उसके दिल में एक आशंका आ रही थी कि आशंका हो रही थी कि और ये मेहमान कितने दिन ठहरेगा और ज़्यादा दिन ठहरेगा। और आशंका निर्मूल नहीं थी, अतिथि तुम जा नहीं रहे, और इसकी आशंका निर्मूल सोचने की नहीं थी। लेकिन
अतिथि तुम जा नहीं रही है, लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुल कर आ गए, लॉन्ड्री पर जो कपड़े दिए थे वो भी धुल के आ गए, और तुम्हें यही हो, फिर भी तुम यहाँ पर हैं। तुम्हारे भारी भरकम शरीर से सलवटें पड़ी, चादर बदली जा चुकी और तुम यहीं हो। जो तुम सोते सोते जो चादर है वो पूरे मैली हो गई, उसे बदल दिए, फिर भी तुम यहाँ पर ही है। तुम्हें देख के फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई है। तुम्हें देख के फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट जो खुशी है वो धीरे धीरे फीकी पड़ते हुए आ रही है। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे में आकाश में उड़ते थे अब दिखाई नहीं पड़ते। जो हमारे कने खुशियाँ जो नज़र आते थे, गुब्बारों के जैसे नज़र आते थे, वो आज ये कमरे में दिखाई नहीं दे रही। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कोनों से टपके खा के फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी है। हम बातचीत करते करते, हर एक बातचीत करते करते जैसे कि गेंद टप्पे खा के फिर बीच में जैसा आके ठहर जाती, उसी तरीके से आप बातचीत करते करते फिर यहीं पे रुक गए। अब इसे ना तुम हिला रहे हो ना मैं। अब ये जो बीच में टप्पा पड़ गया, टप्पे में आके सेंटर में आके रुक गई जो बाल, उसे आप भी नहीं हिला रही, मैं भी नहीं हिला सक रहा हूँ। यानी आप भी नहीं जा सक रहे, आप नहीं जा रहे और मैं ढकल भी नहीं सक रहा हूँ। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्म पत्रिकाएं के पन्ने पलटा रहे हो। कल से मैं कि एक उपन्यास पढ़ लेते हुए बैठा हूँ, आप कि फिल्मों के पेजेस पलटा ले रहे हैं। शब्दों का लेन देन मिट गया और चर्चा के विषय चुक गए। जो शब्द थे उसका लेन देन, बातचीत पूरी ख़त्म हो गई और चर्चा जो विषय था वो भी ख़त्म हुआ। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आँख मार मार कर अपने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया और अब एक चुप्पी है। हम लोग बैठ के अपने परिवार के बारे में, अपनी नौकरी के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने राजनीति के बारे में, फिल्मों के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में, तबादलों के बारे में, ये सब जानकारी कर लिए। आखिरकार अपनी प्रेमिकाओं के बारे में भी जिक्र कर लिए, फिर भी अब तुम खामोश है। सौहार्द अब शून्य शून्य बोरियत में रूपांतरित हो रहा है। अब क्या है, शून्य शून्य यानी 0 पे आ जा रहा। भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही है। अब जो अपने दिल के भावनाएं हैं अब ये गालियों में बदल जा रही हैं, पर तुम जा नहीं रहे। अब गालियों में बदल जाने के बावजूद भी आप नहीं जा रही। किस अदृश्य गेंद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है? आप कैसे यहाँ पे चिपक गए? इवन गालियों के पर आने के बावजूद भी आप यहाँ पे चिपक के बैठे हुए हैं। मैं इस भेद के सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूँ। आखिर ये भेद क्या है, इसके बारे में मैं कुछ जानकारी नहीं ले सक रहा। बार बार ये प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि? बार बार मेरे दिल में यही सवाल उठ रहा है कि आप कब जा रहे हैं अतिथि? कल पत्नी ने धीरे से पूछा था कब तक टिकेंगे वे। कल मेरी पत्नी पूछ रही थी ये जो मेहमान आए कब तक टिकेंगे। मैंने कंधे उचका दिया, क्या कह सकता हूँ? मैं तो कंधे ऐसा उठा दे के बोला क्या कर सकते, मैं तो नहीं बोल सकता हूँ। मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी। आज खिचड़ी बनाएंगे, ज़रा हल्की रहेंगी। बनाओ, ठीक है बना दो। सत्कार की उष्मा समाप्त तो हो रही थी। जो मेहमानबाजी की सत्कारी जो है वो उसकी सीमा ख़त्म हो रही थी। डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए। जो अच्छे तरीके से पकवान मीठे से आते हुए आज खिचड़ी पे आ गए। अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते तो हमें उपवास तक जाना होगा। अगर से अभी भी आप अपने बिस्तर को छोड़ के नहीं गए तो हम लोगों को भूखे रहना पड़ेगा।
तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। आपके और हमारे रिश्ते एक संक्रमण यानी आखिरी में लड़ाई के दौर के पर भी आ रहे हैं। तुम्हारे जाने का ये चरण क्षण है, अब तुम चले जाओ, ये तुम्हारा आखिरी टाइम है, तुम जाओ ना अतिथि, वो मेहमान आप चले जाओ ना। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना, आपको यहाँ पे अच्छा लग रहा ना। मैं जानता हूँ दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है, आपको तो यहाँ अच्छा लग रहा ना। मेरे को मालूम है दूसरों के घर पर रहना बहुत अच्छा लगता, अगर बस चला तो सभी लोग दूसरों के वहाँ रहते। अगर से बस चला तो हर एक लोग भी दूसरों के घरों में जाकर रहते हैं, पर ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। अपने घर के महत्व के गीत इसी कारण गाए गए हैं। क्या है? अपने घरों के जो गीत है, अपने घरों के बारे में जो गीत है, इसके लिए गाए हुए हैं कि अपन अपने घर के इम्पोर्टेंट जो है वो बताने के लिए। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है। क्या है? घर को इसलिए स्वीट होम भी कहा गया है। लोग दूसरों के होम को स्वीटनेस को काटने ना दौड़े। क्या है? कोई भी लोग दूसरों के घरों को तोड़ने के लिए ना जाएं। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि शराफत भी कोई चीज़ होती है। तुम्हें यहाँ पे अच्छा लग रहा, लेकिन फिर भी सोच लो शराफत भी कोई चीज़ इंसान में रहती। और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। अगर से शराफत हट गई तो गेट आउट ये भी एक अल्फाज है, ये भी बोला जा सकता है। अपने करकटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वो तुम्हारी यह आगमन के बाद 5वें सूर्य की पड़ी किरण होगी। अगर से आज की रात भी गुजर गई, सुबह हो गई, तो आप आके 5वें दिन होता, वो तुम्हें चूमेगी और तुम्हें घर लौटने का सामान्यपूर्ण निर्णय ले लेंगे। और ये जो सूर्य की किरणें हैं आपको चूमेंगे और आप यहाँ से सीधे तरीके से जाने के लिए फ़ैसला कर लेंगे। मेरी सहनशीलता की वही अंतिम सुबह होगी। जो मेरी सहनशीलता है उसकी ये आखिरी सुबह होगी। उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूँगा और लड़खड़ा जाऊँगा, और उसके बाद मैं ठहर नहीं सकूँगा और लड़खड़ाते हुए आपसे लड़ते हुए रहूँगा। मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है, वो मेरे मेहमान, मेरे को मालूम है अतिथि मेरा देवता होता है, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूँ, लेकिन आखिरी में मैं भी इंसान हूँ। मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं, मैं तुम्हारी तरह एक भगवान नहीं हूँ। और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते, और कोई भी इंसान एक दूसरे के ज़्यादा टाइम तक मिलजुल के नहीं रहते। देवता दर्शन दे के लौट जाता है, भगवान जो है दर्शन दे के एक बार दिखता उसके चले जाता। तुम लौट जाओ अतिथि, आप चले जाओ ना अतिथि, इसी में तुम्हारे देवत्व सुरक्षित रहेगा, इसी में तुम्हारा भगवान का रूप सही रहेगा। ये मनुष्य अपनी वाली पर उतरे उसके पूर्व तुम लौट जाओ। ये इंसान अपनी हैसियत पे उतरे उससे पहले आप लौट जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि? अभी भी उफ भरते हुए उन्हें पूछ रहा, तुम कब जाओगे अतिथि? ये एक मेहमान है, बिना सूचना दे के अपने एक के घर को आ जाता और 4-5 दिन वहाँ पे रह के उन्हें किस तरीके से वो आदमी को, एक गरीब इंसान को परेशान कर रहा, ये कहानी में वो बताया गया। आज के लिए ये पाठ समाप्त।